Good morning, everyone. So today's topic of discussion is what do we breathe out? जब हम सांस छोड़ते हैं, as we know that there are different gases in the air. तो कौन सी gases हम छोड़ते हैं, कितनी अमाउंट में छोड़ते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. So that we are going to discuss with the help of an activity, and that is activity 10.6. Activity 10.6 is a very simple activity. In this activity, what you have to do, just take a test tube or a plastic bottle you can take. So in this test tube or plastic bottle, firstly you have to take the lime water. सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जो टेस्ट ट्यूब लेनी है उसमें आपको जो लाइम वाटर है उसको डालना है. उसके बाद आपको एक प्लास्टिक स्ट्रॉ लेना है. उस प्लास्टिक स्ट्रॉ को इस तरह से डालना है कि वो आपके लाइम वाटर के अंदर डिप हो जाए, इसके अंदर चला जाए. इसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट ब्लो द एयर इनसाइड दिस टेस्ट ट्यूब. अब आपको क्या करना है, यहां से ये जो आपका स्ट्रॉ है इससे इसके अंदर एयर जो है वो ब्लो करनी है फ्यू टाइम्स. कुछ टाइम आपको ये प्रोसेस जो है वो करना है. आफ्टर दैट यू हैव टू चेक whether there is a change or not in the test tube. टेस्ट ट्यूब में आपको ये चेक करना है क्या वहां पर कोई चेंज होता है. When you will do this activity, then you will see that when you will breathe inside the test tube, the color of this lime water changes to milky color. ये जो lime water है इसका जो कलर है वो मिल्की हो जाएगा. और लाइम वाटर का कलर मिल्की कब होता है, दैट इज ऑल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि जो एयर हम छोड़ते हैं उस एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रेजेंट होती है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इज देयर एनी अदर थिंग विच इज प्रेजेंट इन द एक्सेल्ड एयर? क्या कोई और दूसरी चीजें, दूसरी जो गैसेस हैं वो प्रेजेंट होती हैं आपकी एक्सेल्ड एयर में? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है. आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म भी की होगी जब आप बसेस में आते हो या आपने किसी ग्लास के सामने खड़ा होके जब उसके ऊपर एयर को ब्लो आउट किया, उसके ऊपर एयर जो एक्सेल की, देन यू विल सी टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ दैट ग्लास. तो आपने कुछ छोटी छोटी ड्रॉप्स जो है वो देखी होंगी ग्लास के ऊपर. It means that water vapors are also present in the exhaled air. Water vapors भी आपके प्रेजेंट होते हैं exhaled air में, और उसी तरह से जो दूसरी गैसेस हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं. So, what is the exact amount of oxygen and carbon dioxide during inhalation and exhalation? That is written here. जो inhaled air होती है उसमें आपकी 21% ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है नियरली 0.03 टू 0.04%. जो एक्सेल्ड एयर होती है उसमें आपकी ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाती है, 16.4% जो है वो रह जाती है. और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी अमाउंट इंक्रीज हो जाती है 4.4% तक. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दैट इन द एक्सेल्ड एयर वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड. एक्सेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा होने की वजह से ऐसा बोला जाता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक, देयर इज ए क्वेश्चन, हाउ मच एयर ह्यूमन लंग्स कैन होल्ड? कितनी एयर को ह्यूमन लंग्स जो है वो होल्ड कर सकते हैं? इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो एक सिंपल सा आंसर है इस क्वेश्चन का भी, नियरली 6 to 6.5 लीटर्स मैक्सिमम द लंग्स ऑफ ए ह्यूमन बींग्स कैन होल्ड. 6 से 6.5 लीटर तक जो एयर है उसको आपके जो लंग्स हैं वो होल्ड कर सकते हैं मैक्सिमम. यूजुअली जनरली इसको 4 to 6 लीटर कंसीडर किया जाता है. So the next topic of discussion is breathing in other animals. दूसरे एनिमल्स में ब्रीथिंग का प्रोसेस कैसे होता है? If we will talk about snakes, lion, cow, buffalo, goat, elephants, इन सभी में a pair of lungs is there. एक पेयर होता है लंग्स का जिसकी हेल्प से वो ब्रीदिंग के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं.
There are other kinds of animals also, so we are going to discuss about them. And the first one is cockroach. cockroach की बॉडी स्ट्रक्चर अगर आपने देखा है तो उसकी जो अपर लेयर होती है उसके नीचे छोटे छोटे एयर ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं स्पाइरेकल्स। ये जो एयर ट्यूब्स हैं इनकी हेल्प से जो एक कॉकरोच है वो ब्रीथिंग के प्रोसेस को परफॉर्म करता है। इफ वी विल टॉक अबाउट इंसेक्ट्स, देयर आर ऑल्सो ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स। उनमें भी एक नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स होता है जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, और उसी की हेल्प से जो इंसेक्ट्स या आपके कॉकरोच होते हैं वो ब्रीथिंग के प्रोसेस को पूरा कर पाते हैं। अब जो ये एयर ट्यूब्स होती हैं ये बॉडी के अंदर, इनके अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जैसे ही एयर एंटर करती है उसमें तो ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हो जाती है। उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी की डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाया जाता है और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। बाद में कार्बन डाइऑक्साइड सेम रास्ते से आपकी बाहर निकल जाती है। सो द एयर ट्यूब्स हेल्प्स कॉकरोच एंड इंसेक्ट्स टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ब्रीदिंग। नेक्स्ट, अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग। इफ वी विल टॉक अबाउट अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म की जो स्किन होती है वो काफी स्लिपरी होती है, काफी मॉइस्ट होती है, और उस स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स की हेल्प से आपकी जो अर्थवॉर्म्स हैं वो ब्रीदिंग की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। फ्रॉग की अगर बात करें तो इसमें ए पेयर ऑफ लंग्स इज ऑल्सो देयर एज वेल एज इट्स स्किन ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। इसमें लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं और इसकी जो स्किन है वो भी इसको हेल्प करती है ब्रीदिंग के प्रोसेस में। एज वी नो दैट इट इज ए एम्फीबियन, ये लैंड पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। तो जब ये लैंड पे रहता है तो लंग्स हेल्प करते हैं, और जब ये पानी में रहता है तो एट दैट टाइम इट्स स्किन हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। नेक्स्ट, ब्रीदिंग अंडर वाटर। एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं उनमें ब्रीदिंग का प्रोसेस कैसे होता है? सो द मोस्ट फेमस एक्वेटिक एनिमल इज फिश। फिशेस की अगर बात करें तो उनकी स्किन के ऊपर प्रोजेक्शन जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है गिल्स, और ये गिल्स ही हेल्प करते हैं एयर को, गैसेस को एक्सचेंज करने में। जैसे ही वाटर इन गिल्स से टकराता है, यहां से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल्स में सप्लाई हो जाती है। वो ब्लड वेसल्स ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाती हैं और एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उस CO2 को थ्रू द गिल्स बाहर निकाल दिया जाता है वाटर के अंदर। तो जो भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं, अगर फिशेस की बात करें तो उनमें गिल्स होते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन अराइज होता है यहां पर कि अगर आपने डॉल्फिन्स को या वेल्स को कभी देखा है तो जब वो सरफेस के ऊपर आती हैं, वाटर सरफेस पे आती हैं, तो कई बार वो वाटर का जो फाउंटेन जो है वो माउथ से रिलीज करती हैं। तो ऐसा कैसे होता है? एक्चुअली द नॉस्ट्रिल्स दैट आर प्रेजेंट इन द वेल्स एट द टॉप ऑफ देयर हेड, जिनको ब्लो होल्स बोलते हैं, जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं वेल्स में या फिर डॉल्फिन्स की अगर बात करें तो उनको ब्लो होल्स बोला जाता है, और वो हेड के टॉप में प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी वो एक्सेल करने के लिए सरफेस के ऊपर आती हैं एयर को, तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि ये फाउंटेन को रिलीज कर रही हैं। So that is all due to the presence of nostrils at the top of head. So now let's start the last topic of discussion. Do plants also respire? क्या respiration का process plants में भी देखने को मिलता है? जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, प्लांट्स में भी होता है। तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है? इन द फर्स्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्टोमेटा। फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टोमेटा के बारे में डिस्कस किया था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। तो जो लीव्स होती हैं किसी भी प्लांट की, उस पे छोटे छोटे टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोला जाता है स्टोमेटा। तो ये जो स्टोमेटा है इसकी हेल्प से आपके जितने भी प्लांट्स हैं वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं और रेस्पिरेशन के प्रोसेस को जो है वो परफॉर्म करते हैं। स्टोमेटा जो है वो फोटोसिंथेसिस में भी एक वाइटल रोल प्ले करता है, साथ ही साथ ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस में भी वाइटल रोल प्ले करता है।
During the daytime, photosynthesis occurs. During the night time, respiration occurs in the plants. इसके अलावा एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या लीव्स के अलावा दूसरा कोई पार्ट है जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को या गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है? जी हाँ, बिल्कुल है। इसमें जो रूट हेयर्स होते हैं, ये जो है ये रूट हेयर है, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं और ये है एयर स्पेस। तो जो रूट हेयर होते हैं रूट्स के, वो क्या करते हैं, वो सॉइल के अंदर जो आपकी एयर प्रेजेंट होती है उस एयर से आपकी जो ऑक्सीजन है उसको लेते हैं और उस एयर को यूटिलाइज करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। So that was the last topic of discussion. So in this chapter we have discussed about the respiration. It is a necessary process for all living beings and it is a very complicated process. So that's all for today's class. Thank you and have a nice day.